हेलो दोस्तों, मैं बीरू यादव आप सभी का यूनिवर्सल जीएस एकेडमी पर स्वागत करता हूँ। आपको पता ही होगा कि जो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेगमेंट है, उस सेगमेंट में हमने नॉर्थ अमेरिका को कवर कर चुके हैं और अब आज हम देखने वाले हैं दक्षिण अमेरिका। तो आइए चलते हैं और देखते हैं दक्षिण अमेरिका को। तो दक्षिण अमेरिका अगर आपने जो हमने मैप बनाना नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका देखा था, तो वो हमारी पहली क्लास इंट्रोडक्शन में है। जिन व्यक्तियों ने नहीं देखा है तो जाकर के वहां से देख सकते हैं कि किस प्रकार से बनाते हैं। उसमें कुछ सरल विधि थी जिससे हम बना सकते थे आसानी से। तो आइए हम चलते हैं और देखते हैं साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका को बनाने के लिए क्या करना है, एक दो चाप लेने हैं और एक सी बनाना है और इसके बाद ये और ये करके ये हमारा बन गया साउथ अमेरिका। अब इसी में हम देखते हैं साउथ अमेरिका में। तो यहाँ पर आपने देखा ही होगा पहले भी कि इस्थमस है जिसे हम पनामा इस्थमस कहते हैं, जिससे यह उत्तर अमेरिका से जुड़ता है। तो उसे हम क्या बोलते थे, पनामा स्थल संधि। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक खाड़ी है जिसे हम डेरियन की खाड़ी कहते हैं, डेरियन की खाड़ी। एक यहाँ पे खाड़ी है जिसको हम पनामा की खाड़ी कहते हैं। एक डेरियन की खाड़ी और दूसरी पनामा की खाड़ी। आपने देखा होगा कि यहाँ से 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा। अब मैं विषुवत लिखूं, आपको 0 लिख दे रहा हूं, तो आपको समझना होगा कि ये विषुवत रेखा है। और अगर मैं आपको यहाँ से 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड कहता हूँ, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये मकर रेखा की बात कर रहे हैं। आपने यहाँ पे देखा होगा तो यहाँ पे कुछ आइसलैंड्स हैं और इन आइसलैंड्स को हम क्या कहते हैं, तो ये हमारे गाला पगास गालापगास आइसलैंड्स है, जिन पर किसका अधिकार है, तो इक्वाडोर इक्वाडोर ये गालापगास द्वीप को विषुवत रेखा काटती है। इसके बाद हम अगर यहाँ पे देखते हैं साउथ में, तो एक आइसलैंड है जिसका नाम है टिएरा डेल फ्यूगा टिएरा डेल फ्यूगा। यहाँ पे एक जल संधि बनती है जिसे हम उस जल संधि को क्या कहते हैं, तो उस जल संधि को हम मैगलन मैगेलन स्ट्रेट बोलते हैं, मैगलन स्ट्रेट। अगर आप देखते हैं कि यहीं पे कुछ और द्वीप्स आपको नजर आते हैं, छोटे छोटे यहाँ पे द्वीप्स, इनको हम फॉकलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, और इन पर किनका अधिकार है, तो यूके पर। और देखें तो यहाँ पर नीचे एक महाद्वीप है जिसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। और अंटार्कटिका महाद्वीप से जो जो साउथ अमेरिका है
वह एक पैसेज के माध्यम से अलग होता है और उस पैसेज का नाम है ड्रेक पैसेज। पैसेज का नाम है ड्रेक पैसेज। तो अंटार्कटिका महाद्वीप से दक्षिण अमेरिका ड्रेक पैसेज के माध्यम से अलग होता है और एक टिएरा डेल फ्यूगा आइसलैंड है जिस पर एक जल संधि बनती है और उस जल संधि का नाम मैगलन स्टेट है और यहीं पर कुछ हमारे आइसलैंड मिलते हैं जिन्हें हम फॉकलैंड आइसलैंड के नाम से जानते हैं, जिन पर यूके का अधिकार है। अगर हम यहीं पर इसके दक्षिणतम बिंदु यानी कि साउथर्न पॉइंट की बात करें तो साउथर्न पॉइंट जो है केप हॉर्न, केप हॉर्न इसका दक्षिणतम बिंदु है। अगर आपने देखा होगा जो कैरेबियन आइसलैंड हैं तो यहाँ पर बहुत सारे आइसलैंड हैं, तो उन्हीं आइसलैंडों में ये दो आइसलैंड है। इस आइसलैंड को हम ट्रिनिदाद एंड टोबागो आइसलैंड कहते हैं और इस आइसलैंड का नाम है बारबाडोस, बारबाडोस। तो इस तरह से ये जो दक्षिण अमेरिका है तो और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये कौन सा सागर है तो अटलांटिक अटलांटिक ओशन है और यहाँ पर पैसिफिक ओशन है। इस प्रकार से हमने कुछ तथ्य दक्षिण अमेरिका के बारे में जाने। अब हम दक्षिण अमेरिका के पॉलिटिकल परिचय की बात करें तो हम अब इसका राजनैतिक परिचय देखते हैं। राजनीतिक परिचय में अब अगर देखेंगे तो सबसे पहले अब यहाँ पर देखा कि यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है फ्रेंच गुयाना और उसी के पास में एक और देश है जिसका नाम है सूरीनाम और सूरीनाम के पास ही एक है गुयाना। तो गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना और इसके बाद यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला के बाद यहाँ पर एक देश आता है जिसका नाम है कोलंबिया और यहीं पर एक देश इक्वाडोर आता है। इक्वाडोर के बाद जब आप देखते हैं तो यहीं पर पेरू और ये हमारा भाग चिली का हो जाता है और यहीं से एक और देश बनता है जो बोल्विया कहलाता है और बोल्विया के पास ही एक पराग्वे देश बनता है और उसके बाद यहाँ से यूं करके यहाँ पे एक देश बनता है जिस देश का नाम है उरुग्वे। इस प्रकार से कुछ पॉलिटिकल मैप की झलक दिखती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है हमारा फ्रेंच गुयाना। यहाँ पे सूरीनाम
और ये वाला जो है हमारा, उसका नाम है गुआना, गुयाना। और इसे हम कहते हैं वेनीजुएला, वेनीजुएला। और ये वाला देश कोलंबिया। इसे इक्वाडोर, इक्वाडोर। और इसे पेरू। ये है आपका बोलविया। और इसे हम कहते हैं पराग्वे। और इसका नाम है उरुग्वे। ये हमारा ब्राजील है। और ये हमारा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। और ये वाला जो है वो है चिली। इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका में कुल 13 देश बनते हैं। अब आते हैं इन 13 देशों के विषय में जानकारी की बात करते हुए। तो अब हम करते हैं इन 13 देशों के बारे में बातचीत। तो अगर हम यहाँ पे गुआना की बात करते हैं, तो ये जो हमारा गुआना है, इस गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। इसकी राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। और ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, अगर इसमें एक चीज और याद रखना है, तो यह उपनिवेश था किसका? ये उपनिवेश था ब्रिटिश का। फिलहाल आज स्वतंत्र है। और अगर हम सूरीनाम की बात करें, तो सूरीनाम की राजधानी जो है पैरा मेरीबो। और ये जो था उपनिवेश किसका था इस पर उपनिवेश? तो डचों का था। तो यह डच इस पर उपनिवेश बनाए थे। और जो ये फ्रेंच गुआना है, फ्रेंच गुआना की राजधानी केन। और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए हमने राजधानी करा दी। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन राजधानियों से बनता है, इसलिए हम सिर्फ अभी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होंगे उन पर और बातचीत होगी। और नहीं तो बाकी ये हम उनकी राजधानियाँ और जो भी जरूरत होगी वो बताते चलेंगे। अगर वेनेजुएला की बात की जाए, तो वेनेजुएला में काफ़ी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, तो हम वहाँ पे नहीं आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं वेनेजुएला। अगर वेनेजुएला की बात करें, तो विश्व का सबसे ज्यादा तेल भंडार, विश्व का सर्वाधिक तेल भंडार कहाँ है? तो वेनेजुएला के पास है। यह 1970 तक दक्षिण अमेरिका का सबसे अमीर देश था। 1970 तक। लेकिन आज नहीं है उसका रीजन महंगाई। आज वेनेजुएला बदहाल है, वो किस पर? महंगाई पर। और महंगाई इतनी बढ़ी कि इसकी कमर टूट गई
और छोटी मोटी नहीं महंगाई बढ़ी, यहाँ पर 3000% तक महंगाई बढ़ गई। 2, 4, 10, 20% की बात नहीं है, यह 3000% तक अधिक महंगाई बढ़ गई, जिस वजह से यहाँ काफी गरीबी आई। इसके बाद यहाँ पर एक झील पाई जाती है और इस झील का नाम है मेराकाइबो। यह तेल की झील है। कैसी झील है? तो तेल की झील है मेराकाइबो। यहाँ पे एक नदी है ओरेनिको। ये ओरेनिको नदी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात बनता है। जलप्रपात बनता है और उसका नाम है एंजल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात जो वेनेजुएला में है और किस नदी पर बनता है? तो ओरेनिको या ओरिनिको नदी पर बनता है। अगर हम राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? काराजास। इसके बाद हम देखते हैं कोलंबिया। तो कोलंबिया को हम यहीं पे देख सकते हैं। कोलंबिया में आप एक चीज याद रख सकते हैं, कोकेन और सिविल वार। सिविल वार, दो चीज याद रखिए, कोकेन और सिविल वार। और एक चीज और याद रख सकते हैं, मैगडलेना नदी इसी कोलंबिया में है। इसके बाद हम इक्वाडोर की बात करें। इसके बाद हम इक्वाडोर की बात करें तो इक्वाडोर की जो राजधानी है वो क्या है? क्विटो है। राजधानी क्विटो है और ये क्विटो जो है वो सेकेंड हाईएस्ट कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची राजधानी क्विटो है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहीं पर एक गालापागोस द्वीप से थे। यहाँ पे गालापागोस द्वीप थे जो इक्वाडोर के अधीन है। तो इस गालापागोस द्वीप की अगर बात करें तो यहाँ पर आपने नाम सुना होगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जब अपने शोध के समय यहीं पर गालापागोस द्वीप पर रहे थे और अपना काम किया था। और ये किस विषुवत रेखा इस पर को काटती है, तो हम इस पर विषुवत रेखा इसे गालापागोस द्वीप को काटती है। तो इसके बाद हम देखते हैं पेरू। पेरू को देखें तो जो पेरू की राजधानी है, पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। पेरू की राजधानी लीमा है और यहाँ पर आप एक इनका सिविलाइजेशन हुआ था। यहाँ पे कौन सी सिविलाइजेशन? इनका सिविलाइजेशन। एक चीज और याद रख सकते हैं कि यहाँ के जो निवासी हैं उनको क्या कहा जाता है? तो अमेरिंडियन। तो पेरू से हम इतना ही कि राजधानी लीमा है
और यहाँ से इनका सिविलाइजेशन और यहाँ के जो निवासी हैं उन्हें अमेरिंडियन कहा जाता है। इसके बाद हम आगे बोल्विया को देखते हैं। इसके बाद हम बोल्विया को देखें तो बोल्विया की दो राजधानियां हैं, एक हमारी न्यायिक राजधानी और दूसरी प्रशासनिक राजधानी। न्यायिक राजधानी प्रशासनिक राजधानी की बात करें तो ला पाज इसकी प्रशासनिक राजधानी है, और अगर हम इसे हम प्रशासनिक कह सकते हैं, ये प्रशासनिक राजधानी है। और जो सुक्रे है इसकी न्यायिक राजधानी है, न्यायिक राजधानी है। ये जो ला पाज राजधानी है यह वर्ल्ड की यानी विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है, हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ला पाज। अगर हम देखें तो यह जो बोल्विया है वह हमारा कहाँ पर है, तो यह अंतर पर्वतीय पठार पर है। कौन सा है? अंतर पर्वतीय पठार पर स्थिति है। तो बोल्विया की, अगर हम बोल्विया की बात करें कि बोल्विया की स्थिति क्या है, तो बोल्विया की स्थिति अंतर पर्वतीय पठार में है। और उस अंतर पर्वतीय पठार की बात करें तो कौन सा पठार है अंतर पर्वतीय, तो बोल्विया। तो जो बोल्विया का पठार है वह अंतर पर्वतीय पठार है। और ये जो बोल्विया का पठार है ये सेकेंड हाईएस्ट इंटरमोंट मतलब अंतर पर्वतीय पठार, तो सेकेंड हाईएस्ट इंटरमोंट प्लेट्यू है। अगर ये बोल्विया का पठार हमारा सेकेंड इंटरमोंट प्लेट्यू है तो पहला क्या हो सकता है, तो पहला हमारा अपने जो तिब्बत का पठार, हिमालय की पर्वत श्रृंखला और जो तिब्बत में कुनलुन पर्वत श्रेणी है उनके मध्य में एक पठार है जो तिब्बत का पठार है, और उसे हम हाईएस्ट इंटरमोंट प्लेट्यू ऑफ वर्ल्ड, और ये सेकेंड हाईएस्ट इंटरमोंट प्लेट्यू ऑफ वर्ल्ड। तो जो हमारा तिब्बत का पठार है वह विश्व का सबसे ऊंचा इंटरमोंट यानी कि अंतर पर्वतीय पठार है, और जबकि हमारा बोल्विया का जो पठार है वह दूसरा अंतर पर्वतीय सबसे ऊंचा पठार है। और इसके बाद यहीं पर एक झील देख लीजिए, वैसे है तो झील यहाँ पे दो, एक का नाम पूपू लिख लीजिए, अगर पूपू इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक झील बहुत इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है टिटिकाका। जो ये झील टिटिकाका है, ये हमारी, जब मैंने सिद्धांत बताया था तो मैंने सिद्धांत में बताया था कि यह किस तरह का उदाहरण है, तो क्रिएटर झील का उदाहरण है। तो क्रिएटर झील का उदाहरण है तो हमें ये तो पता चल गया कि क्रिएटर झील कहाँ, ज्वालामुखी पर्वतों पर। तो क्रिएटर का निर्माण कहाँ हो सकता है, ज्वालामुखी। तो टिटिकाका आपको झील जो दिखी है वो कहाँ पे है, तो टिटिकाका झील जो है ये पेरू और प्लस बोल्विया की सीमा पर है। टिटिकाका झील पेरू और बोल्विया की सीमा पर है, जबकि पूपो यह बोल्विया पर है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं
चिली को। अब हम इस चिली को देखते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे अटकामा मरुस्थल आपको मिलता है। क्या मिलता है यहाँ पे? तो चिली में ही एक मरुस्थल है जिसका नाम है अटकामा मरुस्थल। कामा मरुस्थल। अटकामा मरुस्थल है और इसे विश्व का सबसे सूखा यानी ड्राई, विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल कहा जाता है अटकामा मरुस्थल को। इसके बाद यहाँ का जो जलवायु है, जो चिली की जलवायु है, वह कुछ भूमध्य सागरीय जलवायु। कैसी जलवायु है? भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु। तो यहाँ पर आपको रसदार आपको फल मिलेंगे। और अगर यहीं की बात करूं तो यह जो ज्वालामुखी और भूकंप जैसी घटनाएं यहाँ या ज्वालामुखी या भूकंप वाला क्षेत्र है। इसके अलावा हम बात करें तो इसकी राजधानी की बात कर सकते हैं। तो इसकी राजधानी क्या है? तो हम कह सकते हैं सैंटियागो। सैंटियागो। तो चिली की राजधानी सैंटियागो। यहाँ पर अटकामा मरुस्थल जो विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल है, ड्राई मरुस्थल है। और यहाँ की जो जलवायु है वो भूमध्य सागरीय जलवायु की जैसी। और ये यहाँ पर रसदार आपको फल मिलेंगे और यहाँ पर ज्वालामुखी या भूकंप जैसी घटनाएं एक सामान्य बातें यानी कि अधिकतर आती रहती हैं। इसके बाद हमने देख लिया अब हमारा बोल्विया, पराग्वे, उरुग्वे और ब्राजील बचा। तो और अर्जेंटीना। तो अब हम देखते हैं पराग्वे को। अगर हम पराग्वे की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? जो कैपिटल है असुनसियन। असुनसियन। और एक ही चीज याद रख सकते हो कि यहाँ पे एक पराग्वे नदी है, पराग्वे नाम की पराग्वे नदी, जो पराना नदी तंत्र की एक नदी है। इसके बाद हम अगर उरुग्वे को भी देखें तो उरुग्वे की इसकी जो राजधानी है, कैपिटल है, क्या है? कैपिटल का नाम है इसका मोंटेवीडियो। मोंटेवीडियो। और यहाँ पर भी एक उरुग्वे नाम की नदी बहती है जो पराना नदी तंत्र की एक प्रमुख नदी है। इसके बाद हम देखते हैं ब्राजील और अर्जेंटीना। तो पहले हम देख लेते हैं अर्जेंटीना, उसके बाद देखेंगे ब्राजील को। तो अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना की जो राजधानी है उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल क्या है? तो ब्यूनस आयर्स। क्या है? ब्यूनस आयर्स। यहाँ पे आप एक नाम सुने होंगे, एल मैसी। जो फुटबॉल चैंपियन थे, वो अर्जेंटीना से ही बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर हम एक घास क्षेत्र की बात कर सकते हैं जो प्रमुख घास क्षेत्र है, और उस घास क्षेत्र का नाम क्या है? पंपास। यह एक घास क्षेत्र है, पंपास। यह एक घास क्षेत्र है और यह इस घास क्षेत्र पर पशुपालन अधिक होता है। क्या होता है? पशुपालन अधिक होता है और मांस का उत्पादन होता है। और मैं बता दूं कि जो अर्जेंटीना में पंपास घास के क्षेत्र पर मांस या पशुपालन होता है, फिर मांस उत्पादन होता है, उसकी सप्लाई जो हम करते हैं, कहाँ करते हैं?
तो पैंटागोनिया, तो अर्जेंटीना से ही पैंटागोनिया के लिए मांस का निर्यात किया जाता है। इसके बाद हम और अंतिम देखें तो हमारा होगा ब्राजील। तो ब्राजील की बात करें तो सबसे पहले उसकी हम कैपिटल को देखते हैं। तो कैपिटल हमारी होगी ब्राजील की ब्रासीलिया। अगर हम देखें तो यह फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है, फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद देखें तो यह साउथ अमेरिका का लगभग 50% भाग ब्राजील को प्राप्त है। लगभग 50% भाग पर क्या है? ब्राजील है। इसके बाद भी देखें तो यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है। अगर इसके बाद हम देखें तो यह उत्पादन की दृष्टि से तो यहाँ पर क्या होती है? कॉफी, यह रबर का भी उत्पादन करता है और शुगर कैन। हम आपको बता दें कि जो शुगर कैन है, इस शुगर कैन से ये क्या बनाता है? इथेनॉल। और ये इथेनॉल जो है यह एक प्रकार का ईंधन है जो कहाँ से बनाया जाता है? किससे प्राप्त किया जाता है? शुगर कैन से, यानी गन्ने से प्राप्त किया जाता है। और ये इथेनॉल एक प्रकार का ईंधन है जिससे हमारे परिवहन में यूज किया जाता है। आज भारत भी हमारा जो है शुगर कैन से इथेनॉल की प्रक्रिया में लगा हुआ है कि हम भी ऐसे ही इथेनॉल का उत्पादन कर सकें और ईंधन के रूप में यूज कर सकें। इसके बाद अगर हम इसमें और कुछ देख सकते हैं तो हमने सब कुछ देखा होगा। जब आप इसको गौर से देखेंगे तो इस पर एक इक्वाडोर और चिली, इक्वाडोर और चिली, जो इक्वाडोर है और चिली है, यह ब्राजील से सीमा नहीं साझा करते, तो सीमा नहीं बनाते। तो 13 देशों के इस ग्रुप में सिर्फ 2 ही देश ऐसे हैं, इक्वाडोर और चिली, जो ब्राजील से सीमा नहीं साझा करते, नहीं बाकी के सभी देश ब्राजील से सीमा साझा करते हैं। इसके बाद भी देखें तो इस पर विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। दोनों रेखाएं यानी विषुवत तथा मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये कहाँ से गुजरती हैं। तो आप देखते होंगे कि यहाँ से एक रेखा जाती है जिस रेखा को विषुवत रेखा या हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और यहाँ पे हमारे द्वीप हैं जिन्हें हम गालापागोस आइसलैंड कहते हैं। तो हमारी जो विषुवत रेखा है, पहले गालापागोस आइसलैंड को काटा, फिर ये इक्वाडोर को काटा, फिर कोलंबिया को काटा, फिर ब्राजील को काटा। तो अगर मैं ये कहूँ कि जो हमारी विषुवत रेखा है, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि साउथ अमेरिका का कौन सा ऐसा देश है, साउथ अमेरिका का कौन सा ऐसा देश है जो विषुवत रेखा पर नहीं पड़ता है। अब 3 देश पड़ते हैं, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, और चौथा एक कोई मान लीजिए पेरू ही दे दिया, तो आपको
पता होना चाहिए कि कहाँ-कहाँ से जाती है, पेरू से नहीं जाती है, इसलिए पेरू सही आंसर होगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये कहाँ-कहाँ से होकर के जाती है, इस पर आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देखो हर चीज़ रटने से बेहतर है ना कि अगर हम ऐसा इमेज देखेंगे ना तो पता चलेगा कि इक्वाडोर फिर इसके बाद कोलंबिया, कोलंबिया के बाद फिर ब्राज़ील को काटती है और बाकी ऊपर-नीचे किसी को नहीं काटती है। तो इससे हमें पता चला तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि कर्क रेखा पर क्षमा चाहते हैं कि विषुवत रेखा पर 3 देश आते हैं कौन सा? पहला इक्वाडोर, हम गालापागोस भी लिख सकते थे लेकिन हम गालापागोस इसलिए नहीं लिखे क्योंकि जो गालापागोस है उस पर अधिकार किसका है? इक्वाडोर का है। तो इक्वाडोर हो गया। इक्वाडोर के बाद किसमें आता है? कोलंबिया और कोलंबिया के बाद किसको काटता है? ब्राजील। ये हमारे विषुवत रेखा के हो गए। अगर मैं ऐसे ही कहूं कि मकर रेखा, क्योंकि मकर रेखा भी तो जाती है, तो मकर रेखा कहाँ से जाती है? रेखा हमारी कुछ इस प्रकार से यहाँ से होके गुजरती है। ये हमारी कितनी है? तो 23.5 डिग्री, ये 0 और ये 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, साउथर्न लेटीट्यूड यानी दक्षिणी अक्षांश। तो हमने देखा कि ये कहाँ कहाँ से जाती है। तो अब आप देख सकते हैं ना आसानी से ये कहाँ से जाती है। तो चिली पहले हमारी कहाँ है? चिली, चिली के बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद पराग्वे और पराग्वे के बाद ये कहाँ जाती है? तो ब्राजील। तो आप समझ गए ना कि ब्राजील में हमने जब लिखा कि विषुवत तथा मकर दोनों रेखाएं काटती हैं तो विषुवत में यहाँ ऊपर से यानी कि उत्तर से काटती है और जो हमारी मकर रेखा है वो दक्षिण से काटती है। तो इस प्रकार से ब्राजील में दोनों रेखाएं विषुवत तथा मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। तो आपने देखा कि दक्षिण अमेरिका का अपने राजनीतिक परिचय देखा, कुछ इस परिदृश्य में देखा। तो हम कहते हैं कि आज के लिए इतना ही और हम मिलेंगे एक अन्य नई क्लास में। तो अन्य नई क्लास जो होगी, जो अगली क्लास होगी, तो उस अगली क्लास में हम दक्षिण अमेरिका के ही पर्वत देखेंगे, पठार देखेंगे, मैदान देखेंगे, झील देखेंगे और नदियाँ देखेंगे। और मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति अभी तक जो एटलस है वो नहीं लिया हो या फिर कोई मानचित्र उसके पास ना हो, तो मैं यही कहूँगा कि पहले वो इन चीज़ों को भी ले ले। एक ही चीज़ की ज़रूरत है और कोई ले या ना ले, कोई बुक्स आपके पास अवेलेबल है उसी से आप काम चला सकते हैं। लेकिन आपके पास एक मानचित्र होना चाहिए, जिसे हम एटलस है, एटलस ले लें इनफ है, उससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। तो उससे हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख लेंगे। तो अगर आपके पास है तो बेहतर है, नहीं है तो आप ले लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली क्लास में। अभी तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।